हाँ जी, अगर सेटल हो गए हैं तो अस्सलाम वालेकुम। अवाम में जोशो खरोश पाया जाता है। अब पता नहीं ये लॉ के आने का गम है या रिपोर्टिंग की क्लास ख़त्म होने की खुशी है। खुशी है, उन्होंने कहा एक आज की मुसीबत ख़त्म हुई, एक आखिरी मुसीबत रह गई और जो है ना उसके बाद इजी हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो जो है वो हमें बहुत प्यार करती है। सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, सारे पार्क्स हैं, सारे एंटरटेनमेंट सेंटर्स, सारे सिनेमा, सब कुछ सुकून से आबोताब के साथ चल रहा है। और उन्हें लगता है कि ये बच्चे जो है ना अगर इन्होंने पढ़ लिया तो जो है ना ये फिर बड़े होकर सवाल पूछा करेंगे, और फिर जो है ये अगर ज़्यादा तालीम हासिल कर ली तो फिर इन पे हुक्मरानी किस तरह से होगी। तो जब भी एनर्जी बचानी होती है, धुआं बचाना होता है, स्मोक से बचना होता है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना होता है, शदीद गर्मी का मुकाबला, शदीद सर्दी का मुकाबला, सबसे आसान हल स्कूल बंद कर दें। अच्छा, पहले सिर्फ स्कूलों को बंद करने का हुआ था, हम बड़े ईजी थे शाम तक, क्योंकि वो सारे स्कूल्स के डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन थी। फिर अचानक से जो है वो HEC भी भाई साहब बीच में कूद पड़े। उसने कहा मैं पीछे क्यों रहूँ, अगर स्कूल्स बंद हैं और यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं तो ये तो मदद की बात नहीं है। हम हायर एजुकेशन वाली साइड पे बीच में कवर हो जाते हैं। तो बहरहाल जो है वो उसके बाद फिर हमने रेकी की, लेफ़्ट राइट पता किया तो पता लगा कि जी फ़लाना कॉलेज भी बंद कर रहा है, फ़लाना भी बंद कर रहा है, फ़लाना भी बंद कर रहा है। आपस में एक दूसरे से बात की, उन्होंने कहा भाईजान अभी ज़रा पहला हफ्ता ज़रा थोड़ा सा देखते हैं गवर्नमेंट कितना मूड में है। लेकिन गवर्नमेंट वाकई अच्छी खासी मूड में थी, और एक आध जगह पे एक आध कॉलेज को पेनल्टी भी पड़ी, एक आध को ज़बरदस्ती बंद भी करवाया। तो हमें इसलिए ज़्यादा फील हुआ कि हमारी बुध को तो शुरू हुई थी क्लासें, तो इसलिए 2 दिन पढ़ते साथ ही एकदम से ऑनलाइन पे चले जाना बड़ा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब इस वीक से अब आगे शायद अप्रैल के एंड तक अगर उनका यही प्लान है तो कोई बात नहीं, हमारा प्लान इनके साथ सिंक हो रहा है। सिर्फ दुख ये होगा कि हमारा टेस्ट ऑनलाइन पे चला जाएगा। आपको याद होगा हमने कहा था हम 5 दिन पढ़ेंगे और छठे दिन टेस्ट किया करेंगे। तो अब 4 दिन हम फिज़िकल पढ़ा करेंगे, 1 दिन रिकॉर्डेड में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो जो टेस्ट है उसकी तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है अब हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप टेस्ट जो है वो मंडे वाले दिन फिजिकली आके दे देंगे क्लास से पहले, तो क्लास से पहले आपकी ऑलरेडी एक बड़ी क्लास चल रही होती है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा उससे भी पहले तो बेचारा टेस्ट बिल्कुल ही हवा हो जाएगा। तो इसलिए जब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसके अंदर मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि आप भले सैटरडे को दे दें, भले संडे को दे दें। असूलन मुझे तो लगता है कि संडे वाले दिन पढ़ना कुफर है। ठीक है, एक दिन तो रीसेट होने के लिए होना चाहिए ना, एक दिन तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए होना चाहिए। तो आइडियली चाहे हफ्ते की रात 11 बजे टेस्ट जमा करा दें, लेकिन इतवार के ऊपर मत लेके जाइएगा। आप लोगों ने आधा चैप्टर जो है वो पढ़ा सादा वाले आतिफ आब्दी साहब से, और आधा चैप्टर पढ़ा रिकॉर्डेड वाले आतिफ आब्दी साहब से। कोट पैंट पहन के आ गए थे अचानक से, कमरा भी बदल गया था। असल में उस वक्त टाइम इतना कम था कि वो 1 साल पीछे के सेशन के साथ सिंक करना मुश्किल था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ये है ही रिकॉर्डेड तो अब भले कोट पहने हुए आतिफ आब्दी साहब हों या सादा वाले आतिफ आब्दी साहब हों। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि ये तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है, हम तो पीर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि इस वीक पहली दफ़ा हमारे साथ ये हादसा हुआ और हमने ओरिएंटेशन के बाद पहली प्रॉपर एक क्लास पढ़ी थी। तो मैं एक क्विक रिकैप देने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि हम थर्सडे तक एक अच्छी कवरेज कर लिया करें, और उस वीक का जो टारगेट रह गया हो वो फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन फिजिकल क्लास वैसे भी हमारी छोटी होती है जुमे की वजह से। हमारा नॉर्मली प्लान ये होता है कि हम 12:45 के बजाय 12:30 स्टार्ट करके 1:10 पर ख़त्म करते हैं। तो फ्राइडे वाली क्लास हमारी छोटी होनी थी, तो चलो उस छोटी क्लास की जगह ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, तो दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि जो फिजिकल टेस्ट था उसके लिए आप जोशो खरोश से आते और रिपोर्टिंग की क्लास के बाद वो टेस्ट दे देते। अब जब आप घर बैठे बैठे टेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ी सी सुस्ती दिखा दें। तो अल्लाह करे आप लोग अगर वो सुस्ती ना दिखाएं तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर चलती रहें। तो फिलहाल हमारी क्लास को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इन अपकमिंग वीक्स में। हाँ, पिछला वीक स्टार्ट था तो उसमें जो है ना वो फिर हमें दुख ज़्यादा हुआ था। तो ऑनवर्ड अब पूरे वीक का टारगेट होगा 4 फिजिकल क्लासेस, 1 रिकॉर्डेड क्लास और 1 टेस्ट जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, जो सुबह से लेकर रात तक कभी भी दिया जा सकता है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? पिछले दिन की
तो इस पैसे ही आएंगे या आप रिकॉर्डेड? जी अब अगेन देखें, अगर मैं किसी भी टाइम पे अपने कमरे में भी बैठ के रिकॉर्ड करके दूं, टू वे कम्युनिकेशन ना हो सर, वन वे कम्युनिकेशन हो, तो 1 घंटे वाला लेक्चर 20 मिनट में रिकॉर्ड हो सकता है। वो मेरे लिए हमेशा बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक टू वे इंटरेक्शन वाला एक फ्लो होता है, जो एक रेगुलर क्लास का होता है कि टीचर आए, पहले पिछले दिन का रिकैप, फिर कुछ लोगों के सवाल हुए, फिर सवाल लिए, फिर जवाब दिए, और फिर उसमें बाकायदा हंसी मजाक भी हुआ, बाकी सारी चीज़, तो उससे लाइवली फील आती है। आप कहेंगे तो एक आध वीक ये तजर्बा भी करके देख लेंगे, आपको एक फीके से रिकॉर्डेड आतिफ आब्दी साहब दे देंगे, जो कि सिर्फ आपके लिए वो कहेंगे कि हाँ जी पिछले 4 दिन आपने पढ़ा, अब ये वाली क्लास इस तरह से है। हमने इससे पिछले सेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा ये हरकत नहीं की, कभी स्मोक के नाम पे बंद कर देते हैं, कभी दहशतगर्दी, कभी जंग छिड़ जाती है। अब पिछले मई में तो जंग छिड़ी हुई थी, तो उसमें हमने अलग अलग तजर्बे किए और उसके बाद उस पे मोड पे आए हैं कि अगर इस तरह से एक आध दिन इम्पैक्ट हो तो फिर हम करते हैं कि इस तरह से प्री रिकॉर्डेड क्लास जो कि एक्चुअल स्टूडेंट्स के सामने हुई थी, जिसमें एक्चुअल टू वे कम्युनिकेशन हुई थी, उसको एडिट करके दिया जाए। लेकिन बीच में किसी भी वीक अगर आप लोगों का बहुत मूड हुआ तो आप कहिएगा जी हमें एक दफ़ा जो है ना वो तहम्मुल वाले आतिफ आब्दी साहब जो स्टूडियो में बैठ के सिर्फ हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहीं होते हैं, मैं सैटरडे को भी यहीं पे था, मैं फ्राइडे को भी यहीं पे था और बहुत देर तक यहीं पे था। क्लास पिछली वाली पकड़ के सुनना, उसको एडिट करना और उसके बाद उसको दोबारा से स्ट्रीम करना, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये कैमरे वाले भाई से कह सकता हूँ जी आप कैमरा पकड़ें, मैं इधर आ जाऊँ और इधर जनाब चलते फिरते जो है वो रिकॉर्डिंग कर दूँ, लेकिन वो इंतहाई खुश्क बिल्कुल ख़बरों की तरह की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो अदाकारी होगी। मैं तो स्क्रिप्टेड वे में चल रहा हूँ ना, सामने इंसान होंगे नहीं जिनकी शक्ल पे लिखा नजर आ रहा होगा, इन्हें समझ आया या नहीं आया, तो मैं कैमरे को देख रहा हूँगा और टोटल बिल्कुल जैसे न्यूज़ कास्टर चल रहे होते हैं उस तरह का लेक्चर बन जाएगा। फिर भी अगर किसी वक्त आपका मूड हुआ, आप लोग फरमाइश कीजिएगा, हम उस तरह का लेक्चर भी आपको एक दफ़ा बना के दे देंगे। टाइम तो उससे बच जाएगा, लेकिन वो जो एक लाइवली फील है वो नहीं आएगी। जी क्या रिकैप करें? चैप्टर स्टार्ट हुआ था, छोटा सा ही चैप्टर था बेचारा, 3 सफ़े का चैप्टर था। चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपको ये इन्फॉर्मेशन देके कि कुछ वर्ड्स हैं, एक ऑफर होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है, फिर प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफर क्या होती है? पेशकश, जिसमें एक बंदा दूसरे से कहता है कि अगर ये चीज़ आप ऐसे करना चाहें तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जब दूसरा बंदा उसकी बात मनोअन एज इट इज़ मान लेता है तो ये क्या बन जाता है? एक्सेप्टेंस बन जाता है। और जब ऑफर एक्सेप्टेंस जुड़ते थे तो क्या होता था? प्रॉमिस बन जाता था। अच्छा, प्रॉमिस और एग्रीमेंट में एक बेसिक फ़र्क होता था कंसिडरेशन का। वो जो कमर्शियल वजह जब ऐड हो जाती थी प्रॉमिस में, तो हम उस तरह के प्रॉमिस को एग्रीमेंट कहते थे। और किस किस्म के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन 5 वर्ड्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं भी कंफ्यूजन है आपने मुझे बता देना है, क्योंकि पिछले वीक आपकी इफेक्टिवली एक प्रॉपर क्लास हुई है और बाकी आपको 2 रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली है। हर चैप्टर के साथ ऐसा नहीं होगा, मेजॉरिटी कंटेंट हमारा फिजिकल होगा, अनलेस की गवर्नमेंट सोचे कि अब हम और ज़्यादा पेट्रोल बचाते हैं, तो वो सोचेंगे किसको बंद करें, फैक्ट्रियों को बंद करने जाएंगे तो पता लगेगा सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ भी निकल आएंगी। फिर किसी और बिजनेस को बंद करने लगेंगे, पता लगेगा वहाँ पर भी। तो फिर सोचेंगे अच्छा अब कैसे एनर्जी बचाएँ। तो फिर वो जो स्कूल्स जो है ना, ये स्कूल्स चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? तो ये एनर्जी के बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन है। पता नहीं मतलब हम लोगों ने ऐसी क्या खता की है। अच्छा, अगर स्कूल्स की बात करें तो वो तो बेचारे जो असल में जिनको स्कूल्स कहते हैं वो तो सुबह के टाइम चलते हैं, इतनी सुबह के टाइम पे चलते हैं कि वो इतनी एनर्जी भी नहीं कंज्यूम करते। सुबह 10 बजे तक तो एसी वगैरह चलाने की भी नौबत नहीं आती और अक्सर स्कूल तो 7 बजे शुरू हो जाते हैं। तो मुश्किल से 1-2 घंटे का हैवी लोड पड़ता है वहाँ। और ये जो ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स में तो 50 बच्चे कमरे में होंगे, एक एसी चल रहा होगा। ऑफिसेज में तो हर 3-4 बंदों के ऊपर एक एसी होता है। तो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है, लेकिन बस ये है कि ये वो सेक्टर है जो बेचारा मोजिस सेक्टर है, ये बदमाशी नहीं करना चाहते। तो जब गवर्नमेंट मना करती है तो ये मना हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री के बाहर पुलिस पहुंच जाए उनके बंदे उठाने तो उनकी इज्जत पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कॉलेज के बाहर पुलिस पहुंच जाए और हमारा एक आध बच्चा उठा के डाले में डाल दे तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त बात नहीं होती। या प्रिंसिपल साहब को जो है उठा के ले जाए, CEO साहब को उठा के ले जाए, तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना वो हम चूँकि थोड़ा सा ज़रा शरीफ किस्म के बिजनेसेस होते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा चलती है। और हमने जब भी कोशिश की थोड़ी सी अड़ी करने की तो उन्होंने हमें फ़ौरन से बता दिया कि भाई आप कमज़ोर लोग हैं, आप जो है ना वो आपके उस तरह के ताल्लुकात भी नहीं है, और दूसरा एजुकेशन का क्या करना है कौम ने। वो याद कराते हैं, कहते हैं देखेंगे कोविड में भी तो बच्चे बगैर पढ़े भी तो पास हो ही गए ना। तो हो जाता है, चल जाता है काम।
आप लोग उस कोविड वाले टाइम पे कौन सी 7वीं 8वीं क्लास में थे? तो आप लोगों ने फिर पढ़ा था पूरे साल और फिर भी आप आगे आ गए। तो बस वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज के हाथों में चल रहा होता ना सब। अब उन्हें क्या पता कि हम यहाँ हमने पास नहीं करना, हमने पास करना हो गवर्नमेंट हमें 6 महीने ऑफ कर दे, हम 6 महीने ऑफ करके आपसे पैसे लेके आपको पास कर दें। प्रॉब्लम ये है कि आपने किसी तीसरे के पास जाके इम्तिहान देना है और वो तीसरा बड़ा जालिम है। शदीद सैलाब में अपने पेपर कैंसिल नहीं करते। पिछले साल मई में जंग चल रही थी, जून के फर्स्ट वीक में पेपर लिए उन्होंने, बिल्कुल कोई हया नहीं की। सीए फाइनल के पेपर जून के फर्स्ट वीक में ले लिए। शदीद तरीन सैलाब हो, मुल्क डिस्कनेक्टेड हुआ, वो फिर भी पेपर ले लेते हैं। आईकैप वाले 1965 की जंग में भी पेपर लिया उन्होंने। तो वो जो है ना वो बड़ा जालिम सा अदारा है। वो कहते हैं कि जी हम प्रोफेशनल्स की बात करें, ये प्रोफेशनल्स के ये बहाने नहीं होते। तो हमने तैयारी करानी हो आईकैप के हिसाब से और हमें काउंट कर लिया जाता है जी स्कूल्स वगैरह। तो बहरहाल ये मसले तो हमारे चलते रहेंगे। हम दोबारा से रिकैप की तरफ आते हैं। ये 5 अल्फाज हमें क्लियर हैं, 5 अल्फाज क्लियर हैं। फिर हमने एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड की बात पढ़ी। एक्सप्रेस क्या था भला? बोल के लिख के वर्ड्स में बताया जाए कि बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा हो कि इस बंदे ने ये ऑफर दी है, इस बंदे ने ये एक्सेप्टेंस दी है, अल्फाज से जाहिर हो रहा हो, लिखा हुआ जाहिर हो रहा हो, कोई डाउट ना हो, कोई गुमान ना हो, बड़ा क्लियर कट अल्फाज के थ्रू एक बंदे ने दूसरे को ऑफर या एक्सेप्टेंस दी है। तो ये इम्प्लाइड क्या होती थी? एक्शन से होती थी, जिसमें एक्सप्रेस नहीं होता था, यानी वर्ड्स नहीं होते थे। एक बंदे के किसी एक्शन से, एक बंदे के किसी एक्सप्रेशन से हम ये समझ जाते थे कि वो ऑफर दे रहा है या हम समझ जाते थे वो एक्सेप्टेंस कर रहा है। हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स वगैरह देखी थी। फिर उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर में बढ़े तो ऑफर के एसेंशियल्स आपने जाने। ऑफर में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, एक को ऑफरर कहेंगे और दूसरे को ऑफरी। एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। ये वाली बात समझ आ गई थी? ये बात समझ आ गई थी। ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, कोई डाउट ना हो उसमें, बड़ा क्लियर कट हो, किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर एक ऑफर ऐसी है जो समझ नहीं आ रही तो वो फिर प्रॉपर ऑफर नहीं है। जैसा कि अपने एक दफ़ा सवाल पूछा था कि जी एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हें ये टीवी जो है वो आज से इतने अरसे बाद बेचूंगा, 10% पे भी बेच सकता हूँ ऑफ पे और 15% पे भी बेच सकता हूँ। तो इधर हम उधर उन्होंने कहा था कि बताएं। फिर जब वो बाद में बंदा टीवी खरीदने आया तो जो दुकानदार है उसने 10% ऑफ दिया, 15% ऑफ नहीं दिया, जबकि उसने ऑफर दी थी कि भाई तुम जब आना तो मैं तुम्हें या 10 या 15% ऑफ दे दूंगा। तो वहां हमने तड़प के कहना था नहीं भाई ये ऑफर ही गलत थी, ये ऑफर सर्टन नहीं थी, इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि क्या 10% मिलेगा या 15% मिलेगा। तो ऐसे में चूंकि ऑफर ही वैलिड नहीं है तो इनके दरमियान जब ऑफर गलत है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तक तो कहानी पहुंची नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका सही बना ही नहीं। और जब सही नहीं बना तो अदालत जाके इसको लीगल इन्फोर्स करवाया ही नहीं जा सकता। तो होता ये है कि फिर कोई भी चैप्टर करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें से सवाल किस तरह के आए थे, लेकिन हमारा चैप्टर 2 बेचारा बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन का शिकार हो गया। तो इस वीक आपको फिर चैप्टर 2 के पास पेपर्स भी शेयर हो रहे होंगे और जैसे चैप्टर 3 खत्म होगा उसके पास पेपर्स की वीडियो भी शेयर हो रही होगी। तो उससे हम थोड़ा सा अपने आप को और सेव कर लेंगे। ये वाली बात समझ आ गई? ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर होनी चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। ये क्या भला है इन्विटेशन टू ऑफर? हाँ जी, रिकॉर्डेड वाले आतिफ आब्दी भाई को आपने सुना? इनविटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर के लिए इनवाइट करना। यानी ये ऑफर नहीं होता, ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिससे लगता है कि अगली पार्टी रेडी है। भाई हमारे कॉलेज के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा वो एडमिशंस ओपन। इसका मतलब ये है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि भाई एडमिशंस ओपन है, आप आओ बैठो कोई बात करते हैं। आप आए और आपने कहा जी मुझे लॉ वाली क्लास इतने 1000 रुपए में पढ़नी है, क्या ख्याल है? कॉलेज ने कहा खुदा का खौफ करो, क्या बात कर दी आपने, ऑफर खत्म। लेकिन ये जो कॉलेज ने कहा एडमिशंस ओपन, ये ऑफर नहीं थी, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं थी कितने रुपए पे कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से। लेकिन ये जुमला देख के आप अट्रैक्ट होकर कॉलेज के अंदर जरूर आ गए। तो इनविटेशन टू ऑफर नॉर्मली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऑफर नहीं की जाती, लेकिन अगला बंदा अपना रेडीनेस शो करता है। जैसे कोई फल लेके जो है वो रेडी पे मार्केट में आ जाता है, लोग जो है वो दुकानों में अपने जो है वो डिफरेंट मॉडल्स पे ड्रेस सजा के लगा देते हैं, या रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है लजीज खाने दस्तयाब हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफर नहीं होती, ये क्या होता है?
इनविटेशन टू ऑफर। तो ऑफर का एक एसेंशियल ये है कि ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर के साथ मिक्स नहीं करना। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है, इस इनविटेशन के जवाब में किसी एक की तरफ से ऑफर आएगा और कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा, और अगर दोनों सेम बात पे सेम तरीके से मान गए तो फिर कहलाएगा कि इनके दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये वाला एसेंशियल क्लियर है। ऑफर में कभी कभी एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर ऑफर में कोई खास कंडीशंस हुई तो क्या करना होगा ऑफरर को? वो कंडीशंस बाकायदा खास तरीके से बतानी होंगी। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा हमारे एडमिशंस में कुछ खास कंडीशंस हैं। हमने ये कहा कि एक बच्चा जो ऑलरेडी हमारी फ़ीस चल रही थी 25,000 फिजिकल की, उसको क्रॉस की और हमने कहा 23,000 फ़ीस है, और हमने एक ख़ास दिन डिसाइड कर दिया। आप लोग तो ग्रुप ए में, ग्रुप ए वालों के तो पेपर की वजह से बचत हो गई, वो एक्सटेंड हो गई। जो ग्रुप बी तक के लोग थे उनको ये कहा गया कि अगर आपने फलाना तारीख तक प्री एनरोलमेंट फ़ीस जमा कराई तो आपको 20,000 में एक फिजिकल पेपर मिलेगा, और अगर आपने 2 पेपर उठाए तो ऑन एवरेज 19,000 का पड़ेगा, 3 पेपर उठाए तो 18,000 का पड़ेगा। इस तरह से करके एक डील बनी। तो जब हम अपनी ऑफर में कोई ख़ास शर्त रख रहे हैं कि जो जल्दी आएंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा, जो ज़्यादा पेपर उठाएंगे उनको कम फीस चार्ज होगी, तो ये फिर हमें छुपा के नहीं रखनी है बात। अगर हमारी ऑफ़र के अंदर कोई ख़ास कंडीशंस हैं तो लाजमी है कि हम बड़ा क्लियरली अपनी ये ख़ास कंडीशंस दूसरों तक पहुँचाएँ। तो आप देखेंगे तो हमारी दीवार के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। अब जैसे ये ग्रुप ए का जो पैकेज है, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, इतने इतने के फिजिकल या इतने इतने के ऑनलाइन, तो ये हमारी इवन बाहर दीवार तक पे भी लिखा हुआ है। अब वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, क्योंकि हमने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि ये इस वाले लेवल के इतने पेपरों की इतनी फीस। अगर हम बाहर लिख देते कि ग्रुप ए का शानदार पैकेज जारी है, आए और राब्ता करें, वो इन्विटेशन होता। तो ये बात समझ आ गई। अगर ऑफर में कोई खास शर्त हो तो फिर क्या करना है, ऑफर के साथ वो शर्त बतानी है, क्लियरली बतानी है, ताकि दूसरे बंदे को पता लग जाए कि ये ऑफर इस टाइम तक है, इसमें ये वाली शर्त है। फिर हमने कहा ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। बोली हुई ऑफर सुनाई दे, लिखी हुई ऑफर दिखाई दे, और वो जो इम्प्लाइड वाली ऑफर है उसके एक्शन समझ आ जाएं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कम्युनिकेशन हो गई। एक बंदा सामने अजीब अजीब से इशारे करी जा रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहना क्या चाह रहा है, तो फिर तो कंफर्मेशन नहीं होगी। तो जब तक आपको ऑफर कम्युनिकेट ना हो जाए वो ऑफर नहीं कहलाती। क्या ऑफर खत्म हो सकती है? हमने कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स देखी हैं जिससे ऑफर खत्म हो जाती थी। अभी चूंकि हम रिकैप कर रहे हैं, अदरवाइज मैं आपसे पूछ रहा होता, लेकिन इस वक्त चूंकि रिकैप कर रहे हैं, तो अगर ऑफर में कोई टाइम था और टाइम खत्म हो गया तो ऑफर खत्म। टाइम नहीं था और रीजनेबल टाइम खत्म हो गया तो ऑफर खत्म। ऑफर अगले बंदे ने रिजेक्ट कर दी, ऑफर देने वाले ने ऑफर वापस ले ली तो भी ऑफर खत्म। ऑफर देने वाला एक्सेप्टेंस से पहले मर गया या इनसेन हो गया, या ऑफर के बदले सामने वाले बंदे ने काउंटर ऑफर दे दी। ये क्या होता है? आपने एक ऑफर दी किसी को, ए ने बी से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि आपसे जो है वो मैं 1 बैरल ऑयल खरीदूं $120 का। उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो $130 चार्ज करूंगा। इसका मतलब उसने काउंटर ऑफर दे दी है, उसने आपकी ऑफर को कबूल नहीं किया, उसने अपनी तरफ से बात कर दी है। वो ऑफर दे रहा है, आपको पसंद है तो $130 वाली बात मान लें, नहीं पसंद तो छोड़ दें। तो ऑफर का जो पूरा सफ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल क्लियर है। फिर आप एक्सेप्टेंस की तरफ गए। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन ऑफर की तरह मुश्किल नहीं है। एक्सेप्टेंस ये है कि जब एक बंदे ने ऑफर दी और दूसरा बंदा वही बात एज इट इज मान जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या एक्सेप्ट करते हुए कोई शर्त डाली जा सकती है? अगर डाल दें शर्त वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, किसी किस्म का उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस में नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउड नहीं है। ये क्या चीज़ है नेगेटिव कंफर्मेशन? जी, नेगेटिव कंफर्मेशन एक खास फिनोमेना को कहते हैं जिसमें अगला बंदा अगर खामोश हो, जवाब ना दे, तो आप कोई ना कोई मतलब तस्वुर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि भाई ये मैं आपसे $120 देके 1 बैरल ऑयल खरीदना चाहता हूं, अगर आपको कोई एतराज है तो बताइएगा। इस जुमले का मतलब ये हुआ कि आप अगर खामोश रहे तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है। इस तरह की ऑफर में कंफ्यूजन्स बढ़ सकती हैं।
पता नहीं उसने आपकी ऑफर सही से समझी थी या नहीं समझी थी, पता नहीं उसको कम्युनिकेट हुई थी या नहीं हुई थी, तो लॉ ने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा खबरदार, नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे को ऑफर दें और कहें कि मुझे जवाब ना आया तो मैं खुद ही से सोच लूंगा कि तुम्हारी तरफ से यस है। ये नेगेटिव कंफर्मेशन जो है वो फिल्मों में होती है, ड्रामों में होती है, समाजी ज़िंदगी में होती है। क्या तुम्हारा जवाब ना आया तो मैं खुद ही से समझ लूँगा कि इसका ये मतलब है। लेकिन ये कानून की दुनिया है, यहाँ पे आपको लाजमी एक्सप्रेसली जवाब देना होगा। जवाब ना देने को इनकार मान सकते हैं, लेकिन जवाब ना देने को यस नहीं कंसिडर करना। ये बात समझ आई? तो इस फिनोमेना को नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं कि अगर ख़त का जवाब ना आए। मैं जस्ट एन एग्जांपल आपसे शेयर करूं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब ऑडिट में पहुंचेंगे तो वहाँ क्या होता है कि हम सैकड़ों हज़ारों लोगों को, जो उस कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, हम ख़त लिखते हैं और उनसे कंफर्म करते हैं कि क्या आपके पास उतनी अमाउंट आ रही है जितना इनके रिकॉर्ड में। अब बजाय इसके कि वो 1000 बंदे हमें ख़त का जवाब दें और फिर हम उसको प्रोसेस करते रहें, हम उस ख़त में लिखते हैं कि देखें अगर आप एग्री करते हैं जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड में इतना आ रहा है, तो आप खामोश रहिएगा, कुछ मत कहिएगा। अगर आपको एतराज़ हो तो ही जवाब दीजिएगा। तो प्रोफेशनली दुनिया में कई जगह नेगेटिव कंफर्मेशन इस्तेमाल होती है, जिसमें आप अपनी जहमत बचाने के लिए कहते हैं कि देखो अगर जवाब ना आया तो मैं इसका ये मतलब कंसिडर करूंगा। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ये कहानी शुरू ही ऑफर एक्सेप्टेंस से हो रही है, तो ज़रा सा भी डाउट जो है ना वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़राब कर देगा। तो नेगेटिव कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है? इफ़ आंसर इज़ नॉट रिसीव यू कैन प्रिज्यूम के आंसर ये है। इस फिनोमेना को नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं और ऑफर की दुनिया में नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउड नहीं है, ना ऑफर देते हुए ना एक्सेप्ट करते हुए। ये बात क्लियर है? फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कम्युनिकेट, बोल के दी जाने वाली एक्सेप्टेंस अगला बंदा सुन ले, लिख के दी जाने वाली अगला बंदा पढ़ ले अगर आप सामने सामने हैं, और अगर भेज दिया खत, याद है, बल्कि मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यहाँ तो हमारे पास इस ग्रीन स्क्रीन के पीछे बोर्ड मौजूद था, या शायद इसके पीछे। तो वो अचानक से जैसे ही वो लेक्चर आया जिसमें मैंने यहाँ टच स्क्रीन लेके आनी थी और उसमें काफ़ी कुछ करना था, वो हमारा रिकॉर्डेड पे चला गया, जिसमें मैं एक और कमरे में था जिसमें मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ का बोर्ड था जहाँ मैंने ए बी और उनके सारे एरोज बता दिए। बात समझ आ रही है ना मैं जिस लेक्चर का जिक्र कर रहा हूँ? तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दोनों बंदों के हिसाब से फ़र्क थी, याद है? अगर एक्सेप्टेंस ख़त के रास्ते से हो रही है तो जिसने ऑफ़र दी थी उसके नज़दीक किस दिन कम्युनिकेशन होती है एक्सेप्टेंस की? जब ऑफरी खत रवाना करता है। जब ऑफरी ने खत उधर से रवाना किया, ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस हो गई। इसका मतलब है ऑफरर के नज़दीक उस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। और ये जो खत जब पहुंच जाता था ऑफरर को, तो फिर ऑफरी के नज़दीक एक्सेप्टेंस हो जाती थी। ये वाली बात समझ आई थी? ये सबको समझ आई है? ऑफर में कहानी सीधी होती है, ऑफर पहुंचती है तो कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक्सेप्टेंस में चलती है तो ये बाउंड हो जाता है और जब पहुंचती है तो वो बाउंड हो जाता है। ये डायगोनल समझ आ गया था सबको? फिर अचानक से इसमें तड़का ऐड हो गया रेवोकेशन का। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? ऑफर को ख़त्म कर देना, ये एक्सेप्टेंस को ख़त्म कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। ऑफर को ख़त्म करने को हम कहेंगे रेवोकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस को ख़त्म करने को कहेंगे जी। अब अगेन लैप्स में और रेवोकेशन में क्या फ़र्क है? लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब ऑफर ख़त्म हो जाना किसी भी तरीके से। ऑफर किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए तो वो लैप्स है, ठीक है? वो टाइम की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, बंदा खुद भी वापस ले सकता है, अगला बंदा भी इनकार कर सकता है। लेकिन जब मैं वर्ड रेवोकेशन बोलता हूँ तो रेवोकेशन का मतलब है कि जिसने ऑफर दी थी, एक्सेप्टेंस दी थी, उसी ने अपनी ऑफर को वापस ले लिया। तो रिवोक करने का मतलब होता है आप अपने ही बयान को रिवर्स कर देते हैं। ऑफर देने वाला ऑफर दे और सामने वाला बंदा भी खामोश है तो आप रेवोकेशन कर लें। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस जब तक नहीं हो जाती। अगर दोनों आमने सामने हैं तो इसने ऑफर दी हुई है, जब तक उसने जवाब नहीं दिया हुआ ये किसी भी वक्त अपनी ऑफर वापस ले सकता है। ये तो सामने सामने वाला मामला हो गया। और अगर खत वाला मामला हो, इसने खत से ऑफर भेजी हुई है, इसने खत से एक्सेप्टेंस भेजनी है, लेकिन वो वाले भाई साहब ने सोचा कि जो मैंने ऑफर भेजी हुई थी मैं उसकी रेवोकेशन भेज दूं, तो अब ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस वाला एक्सेप्टेंस का खत रवाना ना कर दे।
क्योंकि ऑफर देने वाले नजदीक किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस दिन एक्सेप्टेंस का खत रवाना हुआ है। तो ये अपनी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले पहले खत्म कर सकता है, बाद में नहीं कर सकता। ये बात समझ आई। एक्सेप्टेंस वाला एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने से पहले पहले अगर ये रेवोकेशन का लेटर पहुंचा दे तो फिर तो बचत है। दोनों इकट्ठे भी पहुंच जाएं तो भी रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गई और रेवोकेशन बाद में आई है तो एक्सेप्टेंस हो जाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, आप बाउंड हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन एक्सेप्टेंस के पूरे सफे से? थोड़ा सा समझ आया है कि लॉ किस तरह से चल रहा है? जब आप इसमें पेपर्स में उतरेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा पहेलियां सी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट प्रॉपर वीडियो तो आपसे शेयर होगी। पास पेपर का एक सवाल मैंने आपसे कहा कि उसने कहा जी 10% या 15% में से कोई भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और बाद में डिस्काउंट कम दिया। तो इसमें मसला क्या था? हमने फौरन से सोचा नहीं जी, ऑफर का एक रूल होता है कि सर्टन और डेफिनेट हो। चूंकि यहाँ डेफिनेट नहीं है तो इसलिए ऑफर गलत थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एक बंदे ने अपना एक फ्लैट दूसरे बंदे को बेचा और उसको कहा कि भाई ये है 42 लाख का। यानी कि एक बंदे ने दूसरे से कहा जी मैं आपको अपना फ्लैट 42 लाख में बेचना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा हाँ ठीक है जी, मुझे कबूल है। और उसने 15 लाख देके और कहा बाकी किस्तों में दे दूंगा। तो यहाँ आपने बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी आपको कैसी लग रही है। एक बंदे ने दूसरे से कहा क्या तुम मुझे 42 लाख रुपए दोगे अगर मैं तुम्हें फ्लैट बेचूं? तो दूसरे ने 15 लाख दे दी और बाकियों का कह दिया कि किस्तों में आते रहेंगे। कोई मसला है इसमें? क्या मसला है? ये काउंटर ऑफर है। अगले बंदे ने तो इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं की थी, तो ये एक्सेप्ट करने वाले ने खुद ही से शर्त डाल दी ना कि अभी 15 लाख ले लो और बाकी इंस्टॉलमेंट में ले लेना। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने जो हरकत की उसे काउंटर ऑफर कहेंगे। अच्छा, फिर एक मशहूर एग्जांपल जो 2-3 दफ़ा आई कि आपने पूछी कि जी वो एक बंदे का जो है वो बटवा गुम हो गया। उसने ऐलान करा दिया कि जो मेरा बटवा ढूंढ के लेके आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। अच्छा, साथ ही इसने अपने एक मुलाजिम को भी कहा हुआ था कि तुम भी बटवा ढूंढ के रखो। मुलाजिम ने वो अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी, तो इसने दुनिया के सामने मस्जिद में फ़र्ज़ करने जाके ऐलान कराया कि जो मेरा बटवा ढूंढ के लाके देगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा। तो इसके मुलाजिम ने वो बटवा ढूंढ के लाके दे दिया। बाद में किसी ने मुलाजिम को बताया कि भाई ये भाई साहब ने तो इनाम रखा था उस पर। अब वो पहुंच गए और वो कह रहे हैं मुझे इनाम चाहिए। कानून की रोशनी में बताएं इनाम मिलना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अवेयर नहीं था। एक्सेप्टेंस के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कि एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। अगर उसे पता ही नहीं है तो उसने जो हरकत की है वो तो सिर्फ एक मुलाजिम की एक फ़र्ज शनासी है। अगर उसे ऑफ़र पता होती और वो ऑफ़र उसके लिए भी होती तो फिर अब उसका एक्शन, उसका बटवा ढूंढ के ला के देना एक्सेप्टेंस काउंट होता। बात समझ रहे? तो इस चैप्टर में आई कि अपने लैप्स ऑफ ऑफ़र की बातें कई दफ़ा पूछी, फिर कई दफ़ा इस तरह का सवाल पूछ लिया। तो अगर आपको एक चैप्टर अच्छा समझ आया होता है तो फिर आप उसके जब सवाल देखते हैं आईकैप में जाएं, आईकैप में जाने से पहले आईकैप के पास पेपर्स को प्रैक्टिस करें, तो उसमें छोटे छोटे से पजल्स होते हैं। एक छोटी सी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को देख के आपने समझना होता है कि सिचुएशन में कौन सी वाली लॉ या कौन सी वाली लाइन एप्लीकेबल होगी, आप उसके मुताबिक जवाब देते हैं। जवाब लिखना कैसे, इसके ऊपर हमारा एक अलग सेशन होना है इंशाल्लाह। हमें इस हफ्ते मौका मिलेगा तो हम इसको फिजिकल फॉर्म में कर लेंगे, नहीं भी मौका मिला तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लेंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं। कुछ रट्टे वाले सवाल होते हैं, कुछ बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, कुछ दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो किस तरह के सवाल को हमने कैसे करना है, और फिर जब भी हर चैप्टर के पास पेपर की वीडियो आएगी मैं उसमें साथ साथ बता रहा हूँ देखिए जी ये पहली तरह का सवाल है, ये दूसरी तरह का सवाल है, ये तीसरी तरह का सवाल है। कंप्लीट चैप्टर 2 में किसी भाई की कोई कंफ्यूजन? सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं? और दूसरा उस ऑफर में कंफर्मेशन मांगे जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना फ्लैट ठीक। 45 लाख का सेल करता हूं। ठीक है। वो आगे उससे कंफर्म कर रहे हैं कि वो विद फर्निश्ड होगा, फुली फर्निश्ड होगा या नॉन फर्निश्ड होगा। ठीक है जी। ये एक भाई ने कहा कि अगर एक ऑफर में दूसरा बंदा कोई कंफर्मेशन मांग रहा हो, एक ऑफर में एक बंदे ने कहा मैं तुम्हें फ्लैट बेचूंगा इतने लाख रुपए का, तो सामने वाले बंदे ने आके इससे पूछा कि भाई ये जो तुम फ्लैट की बात कर रहे हो ये फर्निश्ड है या बगैर फर्निश हुआ हुआ? इसका मतलब है कि अभी इसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है।
ऑफर में क्लैरिफिकेशन मांगी है, तो अगला बंदा कहेगा नहीं नहीं ये एक फर्निश फ्लैट है जो मैं तुम्हें इतने का देना चाहता हूं, तो अब ये रिवाइज ऑफर हो गई जो जरा ज्यादा क्लैरिटी के साथ आ गई। अब वो बंदा सामने वाला मान जाएगा तो ओके हो जाएगा। तो एक ऑफर पे अगर आप सवाल उठाएं और उस सवाल के जवाब में ऑफर देने वाला अपनी ऑफर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दे तो भी वो एक नई ऑफर होगी और अब इसको यस कहना होगा। तो किसी के जवाब किसी के साथ सवाल करना एक्सेप्टेंस नहीं है। सर अगर ऑफर लेके मैंने फ्लैट सेल कर रहा हूँ 15 लाख और अगर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं है कि कैसे कैसे पे करनी है, तो ये ऑफर तो अनसर्टेन नहीं है। जी अगेन उसने कहा कि अगर मैं आपको फ्लैट दूंगा और उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू या तादाद नहीं बताई तो ये सर्टन नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। आई कि अपने एक दफ़ा एक सवाल में पूछा कि जी एक शख्स ने दूसरे को बताया कि जो मेरा डिफेंस में घर है वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो दूसरे ने कहा तुम्हें अभी तक सबसे कम ऑफर कितनी लगी है? उसने कहा जी मुझे फ़र्ज़ करें 36 लाख रुपए सबसे कम अभी तक उसके लगे हैं। तो दूसरे ने कहा ये तो बड़े मुनासिब है, इतने पैसों के आसपास तो शायद मैं भी खरीद सकता हूँ। और कुछ दिनों बाद उसने किसी और को ज़्यादा महंगे पे बेच दिया और जिससे बातचीत चल रही थी उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि जी मैंने फ्लैट खरीदना था, इसने ऑफ़र दी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो आप जवाब में बताएंगे नहीं भाई इनकी गुफ्तगू चल रही थी, ऑफर नहीं हुई थी। उसने इसे नहीं कहा था मैं तुम्हें ये फ्लैट बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इतने रुपए दोगे? उसने कहा था मैंने फ्लैट सेल पे लगाया हुआ, अभी तक सबसे अच्छी अमाउंट का ग्राहक ये लगा है। तो दूसरे ने कहा था कि इस तरह की अमाउंट पे तो मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन अब इसमें एक्सेप्टेंस में सर्टेनिटी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि इतने रुपए में मुझे दे दो, मेरे से पैसे ले लो, क्या कहते हो? तो पेपर में हमने हमेशा जहन में रखना है कि जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। जो आपने अभी एग्जांपल दिया इसमें तो ऑफर क्रिएट हुई थी कि नहीं? जी अब अगेन क्या इसमें ऑफर क्रिएट हुई थी? ऑफर क्रिएट नहीं हुई थी, अ सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन था। वो माहौल बता रहा था कि भाई मैंने वो घर सेल पे लगाया हुआ है, मुख्तलिफ ऑफर्स आ रही हैं, अभी तक इस तरह की ऑफर आई है। तो ऐसे में अगला बंदा आके एक्सप्रेसली कहता है कि भाई इतने रुपए में मैं तुमसे इस तारीख को ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो भी पहले बंदे ने जवाब तो नहीं ना दिया था। अगर मान लें कि इस बंदे ने कहा था ना कि ये रेट लगा है इतना तो मैं भी दे दूंगा, फर्ज करें ये ऑफर भी थी, क्या अगले बंदे ने फौरन से माना था ऐसे? जब वो माना ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के लिए एक जेन्युइन बड़ी क्लियर कट ऑफर होनी चाहिए और फिर बाद में अगले बंदे की तरफ से उसकी प्रॉपर सही जेन्युइन किस्म की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ऑफर साथ इसकी फिक्स प्राइस भी बता दें तो फिर ये ऑफर पे लगेगी। जी बिल्कुल, अगर ऑफर देने वाला फिक्स प्राइस और शराइत सही से बता दे तो ऑफर, जैसे मैंने कहा ना बाहर एडमिशन ओपन लिखा हो तो इनविटेशन टू ऑफर है, और लिखा हो लॉ वाली क्लास में इतने हज़ार रुपए में इस तरह की शराइत पे एडमिशन जारी है, तो वो ऑफर बन जाएगी। तो जब वो आपको कहते हैं लजीज खाने दस्तियाब हैं तो इनविटेशन टू ऑफर होता है, और जब वो आपको मेन्यू कार्ड पकड़ा देता है कि चिकन कढ़ाई 2000 रुपए की, वो ऑफर होती है। तो ऑफर और इनविटेशन में बड़ा क्लियर कट फ़र्क है सर्टेनिटी का। इनविटेशन में आप फीलर दे रहे होते हैं कि आ जाओ हम ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हैं, और ऑफर में अब अगेन एक फल वाला आपके सामने फल की रेडी से जाके बैठा हुआ है, इनविटेशन टू ऑफर है। और अगर उसने एक तख्ती लगाई हुई है और तख्ती पे लिखा हुआ है 200 रुपये किलो, नो नेगोशिएशन, फिक्स प्राइस, तो वो एक ऑफर दे के बैठा हुआ है। जी जी, अब ऑफर देने वाले की क्या एक्सेप्टेंस जरूरी है? देखें, ऑफर देने वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस पहले से ही ऑफर के अंदर डाल के अगले को रवाना कर दी थी। अगर तुम $120 में मुझे एक बैरल तेल दे दोगे तो मैं बड़ा हैप्पी हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर अगला बंदा एग्जैक्टली 120 पे मान गया तो दोबारा ये कंफर्म नहीं करेगा। इसने तो अपनी ऑफर की अपनी रजामंदी के साथ भेजी थी, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। जैसे ही दूसरा बंदा कहेगा ओके डन, तो इसने अब दोबारा से कंफर्म नहीं करना। हाँ, अगर वो दूसरा बंदा थोड़ा सा ऊंच नीच करे तो फिर बात इसके पास वापस आएगी, क्योंकि इसकी पिछली ऑफर अगले ने कबूल नहीं की, अगले ने काउंटर ऑफर दे दी है, फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर देने वाले को अपनी ऑफर दोबारा कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने ऑफर दी हुई है और वो ऑफर वैलिड है और किसी ने आके ऑफर एक्सेप्ट कर ली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। अब बाहर अगर दीवार पे लिखा हुआ हो कि जी हम एडमिशन जारी हैं, इस वाले सेशन के इतने पेपरों में इतनी फीस पे एडमिशन जारी हैं, आप आए और आपने आके कहा मुझे कबूल है, तो कॉलेज ये नहीं कहेगा हो भाई वो तो बाहर फ्लैक्स हम उतारना भूल गए, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। अगर उन्होंने एक ऑफर शराइत समेत दी हुई और आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब कॉलेज उस पर बाउंड हो जाएगा। जी आपने जैसे कहा कि
आदमी का पर्स टूट गया है, ठीक है, उसने अपने मुलाजिम को पहले कहा कि तुम ढूंढ के लाओ, ठीक है, तो बाद में उसने ऐलान भी करवा दिया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको नाम दो। उसने बाद में ऐलान भी करवा दिया, तो लेकिन मुलाजिम को नहीं पता, लेकिन जब ढूंढने गया उसको पता लग गया, मुलाजिम को बाद में पता लग गया, ठीक है लेके आया, अभी भी वो इनाम देगा कि नहीं देगा? जी। अगेन, अगर मुलाजिम को बाद में पता लग गया, यानी कि इसने अपने मुलाजिम से कहा था मेरा पर्स ढूंढो, और मस्जिद में ऐलान भी करा दिया। अब अगर इसके मुलाजिम ने भी सुन लिया और वो ऐलान था जनरल जनता के लिए, जो कोई भी मेरा पर्स ढूंढ के ले आए, अब जो कोई भी का मतलब है कि ये मुलाजिम भी बीच में काउंट होता है, तो अगर मुलाजिम ने सुन लिया और अब वो ये पर्स लेके आता है तो वो उस चीज़ के पैसे मांग सकता है। अब अगेन, अगर वो ऐलान कराता और मुलाजिम से कहता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो मेरे मुलाजिम हो, तो फिर मुलाजिम उस पर हक ना रखता। अभी इसी वीक हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कंसिडरेशन, हम एक पूरा यूनिट पढ़े होंगे, तो वहां देखेंगे कि कौन कब मुआवजे का हक रखता है और कब हक नहीं रखता। जी, पुलिस वाले ढूंढे हैं, वाले ढूंढे। अगर पुलिस वाले ढूंढे तो अगर तो उन्होंने सुना हुआ है अनाउंसमेंट, तो आपने जब इनाम रख दिया है ढूंढ के लेके आने वाले के लिए, तो भले उसकी ड्यूटी थी या जो भी था, चूंकि आपने खुद से अनाउंसमेंट रखी है, आप उसको इनाम देंगे। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस वालों को गवर्नमेंट कह देती है कि फलाना इश्तिहारी मुजरिम को अगर तुमने पकड़ लिया तो 5 लाख इनाम। अब पुलिस की तो ड्यूटी होती है मुजरिमों को पकड़ना, लेकिन अगर उन्होंने खुद ही से ओवर एंड अबव इनाम रख दिया है तो वो इनाम का हक रखते हैं। जी, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कोई सवाल? सर किसी ने बाय जैसे क्वालिटी वाइज लिखा हुआ है शराइत के साथ के इतने का एडमिशन इतनी इस सब्जेक्ट में, ठीक है, और हम जाते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं नहीं अब नहीं मिल सकता, कि मतलब नहीं देते क्या अब ये ऑफर वैलिड नहीं। जी अगेन, अगर कॉलेज ने कहा एडमिशन्स जारी हैं और कॉलेज ने फ़र्ज़ करें कहा कि 25 तारीख तक एडमिशन्स जारी हैं और आप 20 तारीख को पहुंच गए, अब कॉलेज आपको कानूनी तौर पे इनकार नहीं कर सकता। अगर कॉलेज ने बड़ा एक्सप्रेसली ये वाली बात की थी। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोगों के साथ कहीं ना कुछ धोखे भी हुए होते हैं, तो इसलिए आप दिल बर्दाश्त हुए होते हैं। आपको पीआरसी में धक्के से कैफ में भी एडमिशन करा दिया जाता है, कई दफ़ा आपको धक्के से ज़बरदस्ती सब्जेक्ट भी उठवा दिए जाते हैं। तो अगेन प्रोफेशन में कुछ गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कानून गलत है। मेरा मकसद है मैं आपको बताऊं कि कानून ये कहता है, हो सकता है वो कानून आपको फॉलो होता नज़र ना आए। मैं आपको कह दूंगा अदालत जाएं आपको इंसाफ मिलेगा, और उसके बाद दिल में सोचता हूँ कि इसकी मुझे अलग सज़ा मिलनी है आगे जाके। जो मैंने आपसे कहा ना, आप अदालत जाएं आपको इंसाफ मिलेगा, तो इग्नोर कर देना है प्रेजेंट मसलों मसाइल को और मान लेना है कि जो कानून कह रहा है वो अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में बनाया था, उस वक्त ऐसा होता होगा। तो पेपर में ना यकीन रखना है कि कानून सच्चा होता है, नहीं तो पेपर में बैठ के जब आप दुखी हो रहे होंगे और आपके दिमाग में होगा कौन फॉलो करता है कानून, तो फिर आप कानून याद भी नहीं रखेंगे। तो इस क्लास में हम मानेंगे कि गवर्नमेंट एक शरीफ गवर्नमेंट होती है, वैसे भी शरीफ गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, और अदलिया अनबाइस्ड होती है और अदालत जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती, ठीक है। तो अदालत अच्छे लोग होते हैं। सर जिस तरह के आपने बताया कि वो मुलाजिम को पता नहीं था लेकिन वो पर्स ढूंढ के ले आता है, जी, अगर मुलाजिम को नहीं पता था और पर्स ढूंढ के ले आता है, तो मालिक उसे भी दे देता है तो पैसे। अगर मालिक अपनी खुशी से उसे पैसे दे दे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुलाजिम कानूनी हक रखता था? वो नहीं रखता था। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कहते हैं कि कानूनी हक तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्टेंस बड़ी क्लियर कट हो। तो कानूनी हक कैसे कहते हैं? जिसमें वो मुलाजिम इसे अदालत ले जाके इससे वो इनाम रिकवर करवा सकता है। मालिक अपनी खुशी से किसी को भी कुछ दे दे, वो तो उसकी मर्जी है। जी जी, अगर ऑफर अपनी ऑफर से इनकार कर दे तो क्या लीगल एक्शन हो सकता है? जवाब ये है कि क्या एक्सेप्टेंस हो गई थी या नहीं। अगर एक्सेप्टेंस हो गई थी तो फिर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, और जब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए तो बाइंडिंग का मतलब ही ये है कि वो कानूनी तौर पे ऑपरेटेबल है, यानी कि अब कोई भी अदालत जाके उसको एनफोर्स करा सकता है। एनफोर्स समझते हैं? एनफोर्स का मतलब है उसे ज़बरदस्ती उस पर अमल दरामद करवा सकता है, और अगला बंदा नहीं करेगा तो जुर्माने देने पड़ेंगे, उसको और सजाएं होंगी। चैप्टर 9 डील करेगा कि जुर्माने किस तरह से होते हैं। अभी तो असल में पहला दिन और पहला हफ्ता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन आप लोगों के दिमाग काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गए हैं। आप लोगों के अंदर एक छोटा सा लॉयर जाग चुका हुआ है। तो सोचें जब हमारे 70 लेक्चर्स हुए होंगे, 80 लेक्चर्स हुए होंगे, तो आप लोग क्या बन जाएंगे, ठीक है।
तो आहिस्ता आहिस्ता आप लॉ को अच्छी तरह से समझें, फिर आपको अपने आसपास की कारोबारी दुनिया थोड़ी सी और बेहतर समझ आना शुरू होगी। यही तो मकसद आई कैप का। ये नन्हे मुन्ने राही जो एफएससी के बाद से अब इस दुनिया में एंटर हुए हैं, तो उनको कम से कम कानूनी तौर पे मैच्योर कर दिया जाए। तो हो सकता है आप अपने घर वालों के किसी मामले में एकदम से बीच में पड़ के कहें नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसमें कंसिडरेशन क्या है, अच्छा लीगल बाइंडिंग आपने डाली है, वो कहेंगे यार ये छोरा तो बहुत ही जो है ना तेज हो गया। ठीक है जी, नॉर्मली सवाल जवाब इतने लंबे नहीं होते, लेकिन इस वक्त चूंकि आप 2 रिकॉर्डेड क्लासेस है के आ रहे थे, तो इसलिए हमने मार्जिन रखा था। ये भाई का एक आखिरी सवाल लेते हैं और चैप्टर 3 में कूद जाते हैं। एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एक मिनट, ये एक लाइन पढ़ रहे हैं, उस लाइन को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। इन्होंने सबसे पहले पढ़ा कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रोपोजर। ऑफर देने वाले के नजदीक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, कब होगी, अगला पढ़ें इसी से आगे। When it is put in course of transmission, एक्सेप्टेंस के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, तो हमने कहा ऑफरर के नजदीक उस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी when it is put in course of transmission, जब इसे रवानगी के रास्ते पे डाल दिया जाएगा। उन्हें नहीं पता ये बंदा कोरियर कर रहा है, उन्हें नहीं पता ये एक घोड़े पे बैठे कासिद को दे रहा है जो जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि इसने एक लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया है। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि जब खत डाला जाए, जब कासिद को दिया जाए, उन्होंने कहा व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो पहला जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है जब उसको रवाना कर दे किसी भी तरीके से। तो तो जुमला ये है कि प्रोपोजर के नजदीक एक्सेप्टेंस उस दिन कंप्लीट होगी जब एक्सेप्टर, जी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की ना, प्रोपोजर के नजदीक एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट होगी, जिस दिन ऑफरी उस खत को रवाना कर देगा। ये जो भी थोड़ी देर पहले मैं जब आपको रिकैप दे रहा था, तो जिस डायगोनल का मैंने जिक्र किया था, वो खत भेजता है, ये बाउंड हो जाता है, और खत इसके पास पहुंचता है तो वो बाउंड हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस उस दिन कम्युनिकेट हो जाएगी इस बंदे के नजदीक, ऑफरर के नजदीक, जब ऑफरी ने खत रवाना कर दिया, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, उससे रास्ते पे डाल दिया, वो खत को लेटर बॉक्स में डाल दिया, या टीसीएस वालों के हवाले कर दिया, या कासिद को दे दिया, व्हाट्सएवर, या कबूतर की टांग में बांध दिया। जी अब अगेन एक अहम सवाल, प्रपोजर को कितनी देर वेट करना चाहिए, रीजनेबल टाइम। अब सवाल ये है कि रीजनेबल टाइम कितना होता है। रीजनेबल इंतहाई अनरीजनेबल वर्ड है। रीजनेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपके पास रीजनेबल पैसे हो तो आपका वीकेंड बड़ा यशी से गुजरेगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास कुछ 400-500 रुपए हो गए या 1000 रुपए हो गए, तो वीकेंड पे आप यशी मचा देंगे। आप जनाब 3-4 पराठे खा जाएंगे, 2 बर्गर खा लेंगे, दोस्त को ले जाके 100 रुपए का गिफ्ट भी दिला देंगे। रीजनेबल पैसों से आपकी रीजनेबल यशी हो गई। और यही जुमला मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहूं कि आपकी जेब में रीजनेबल पैसे हुए तो आप वीकेंड पे यशी कर सकते हैं, तो हो सकता है उसके जहन में हो कि अच्छा कुछ 10-1 लाख रुपए हो, ताकि मैं वीकेंड पे जो है वो दूसरे मुल्क का ट्रिप कराऊं, वहां पे 2-3 दिन होटल स्टे कर लूं और वहां से कोई शॉपिंग कराऊं। अब ये वर्ड रीजनेबल ना कैपेसिटी के हिसाब से हो गया। एक स्टूडेंट के लिए रीजनेबल था 1000 रुपया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रीजनेबल 10 लाख रुपया। जैसे अगर वालदैन बच्चों से कहे बच्चों तुम लोगों को मुनासिब पढ़ना चाहिए, तो जब पेपर में 10 महीने हो तो मुनासिब का मतलब आधा घंटा डेली, और जब पेपर अगले दिन हो 8 घंटे 10 घंटे। तो रीजनेबल का मतलब होता है जो सिचुएशन तकाजा करे। तो इसलिए रीजनेबल टाइम तक वेट करना चाहिए। एक बंदे ने दूसरे को ईमेल से ऑफर भेजी है, तो ईमेल फौरन से पहुंच जाती है, तो शायद रीजनेबल यहाँ 2 या 3 दिन का इंतजार हो, इससे बड़ा इंतजार ना हो। लेकिन जिसने खत भेजा, जिसका अपना खत 1.5 महीना सफर करके पहुंचा, उसे फिर मार्जिन तो देना चाहिए, उसे तकरीबन 2-2.5 महीने का इंतजार तो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि रीजनेबल क्या है। ऑफर देने वाला ऑफर देने के बाद एक्सेप्टेंस का रीजनेबल टाइम तक इंतजार करेगा, और अगर नहीं आई तो अपनी ऑफर खत्म कर लेगा। सियाना ऑफर पता कौन है? जो ऑफर के साथ टाइम स्टैंप लगा के भेज दे, भाई ये ऑफर 25 अप्रैल तक कबूल कर ली तो ठीक है। उससे ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है कि उसने कब तक इंतजार करना है।
ठीक है जी, लेकिन सवाल इसी तरह से जारी रहेंगे। पहले एक आखिरी सवाल हमने लिया था, फिर आखिरी का डबल आखिरी लिया था, लास्ट आखिरी सवाल, क्योंकि थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो अगले सवाल आएंगे ना, हो सकता है कुछ सवालों का जवाब अगले चैप्टर्स में हो। अभी तो हमने 3 सफ़े पढ़े कॉन्ट्रैक्ट टेक के, आप लोग तो फुल वकील बन चुके हैं। ये एक्सेप्टर की नेचर डिफरेंट होती है। आपको को पता तो नहीं है कि वो कब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जारी कर रहा है, मतलब वो रिवोकेशन कब कर सकते हैं, नॉलेज में जाने से पहले करेगा। जी बिल्कुल। अब अगेन कंफ्यूजन ये है कि ऑफरर को ये नहीं पता कि ऑफरी की साइड पे क्या चल रहा है, इसलिए कानून ने ऑफरर को ज्यादा देर बाउंड रखा है, क्योंकि ऑफरर तो तैयार था अपनी ऑफर पे। आपको याद होगा एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर एक्सेप्ट करने वाला सारा सामान रेडी करवा के एक्सेप्टेंस दे दे तो इस बेचारे का क्या कसूर कि इसने एक्सेप्टेंस दे दी और ये समझ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कानून ने यहां ऑफर देने वाले को सपोर्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस वाले को सपोर्ट किया। तो इसलिए ऑफर देने वाले को एक बहुत ही मुनासिब टाइम तक एक्सेप्टर का इंतजार करना चाहिए। और मुनासिब टाइम से क्या मुराद है? मुनासिब टाइम जो सिचुएशन के मुताबिक है। जी ये भाई चैप्टर 3 से एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आखिरी का आखिरी सवाल तो खत्म हो गया था। बिल्कुल जैसी लेक्चर खत्म हो आपने वो सवाल पूछ लेना है, ताकि अब बाकियों का टाइम तो मजीद ना ज़ाया हो। ठीक है जी, तो ये बस पहली दफ़ा हम इतने लंबे चौड़े सवाल जवाब की तरफ गए, चूँकि हम एक दिन सही से पढ़ सके थे और 2 दिन आपने रिकॉर्डेड वाले भाई साहब से पढ़ा था, जिसका मुझे खलिश थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लर्निंग मिस हो गई हो। तो अब चैप्टर 2 हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। चैप्टर 3 हमें कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी के बारे में बताएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा। तो मुख्तलिफ वर्ड्स हम समझेंगे इसके बिल्कुल स्टार्ट में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी हमें शिकायत मौसूल हुई है अवाम की तरफ से कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। एक आध बच्चे ने आगे वाले बच्चों की तरफ इशारा करके कहा सर ये बच्चे शोर मचा रहे हैं। आप लोग तो बड़े हो गए हैं, ये देखें ना ये कितनी प्यारी खामोशी है, पंखे चलने के बावजूद आखिरी वाले भाई तक आवाज़ आ रही है, तो कितना मज़ा आएगा। तो अगर हम थोड़ा देर कम शोर में चाह के वो बात कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो खामखा स्पीकर लगाने पड़ेंगे, आवाज़ कभी फट के आ रही होगी, कभी सही से आ रही होगी। तो जब तक बगैर स्पीकर के काम चल जाए बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, एग्रीमेंट कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा। 4 तरह की डेफिनेशन हैं जो हमने समझनी है। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। आपको पिछले वीक जो हैंडआउट मिले थे उसमें ये वाला चैप्टर भी शामिल था, ताकि जब एक आइडिया था कि चलो किताब आते आते अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे डिले हो तो ऐसे ही। फिर जब हम पब्लिशर से भी पूछते हैं तो वो कहता है ये जो आप फ्राइडे सैटरडे जिस तरह से आप बंद हुए हैं, इस तरह से हमारी तरफ भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हमें क्लोज कर दी जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और हो सकता है कोई पता नहीं जब हम बातें कर रहे हैं तो उस वक्त आ भी चुकी हो किताब। लेकिन किताब जो है वो नहीं भी आए तो इस वीक का जो हमारा टारगेट है वो आपके पास हैंडआउट्स की फॉर्म में है। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है तो आप लोगों ने क्लास के बाद टीए रूम में जाना है और उनसे कहना है कि जी मुझे लॉ में जो हैंडआउट शेयर हुए थे वो चाहिए, वो आपको हैंडआउट अवेलेबल कर देंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, ये जुमला आपने पहले से पढ़ा हुआ है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे जिसमें एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और अगर एग्रीमेंट है और एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूं तो क्या तुम मिस्टर XYZ को गोली मार दोगे? कितना क्यूट सा कॉन्ट्रैक्ट है। एक बंदा किलिंग सर्विसेज देता है, ठीक है, और एक बंदा पैसे दे रहा है। तो एक बंदे ने दूसरे से कहा कि अगर मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूं 5 लाख तो क्या तुम जवाब में मुझे अपनी किलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, फलाना बंदे को मारना है। एग्रीमेंट तो है, ऑफर है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस भी नज़र आ रही है, और क्या कमर्शियल बात हो रही है, कमर्शियल बात भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऑफर भी, एक्सेप्टेंस भी और ये प्रॉमिस एग्रीमेंट भी है, चूंकि कमर्शियल बात हो रही है। लेकिन ये कानूनी तौर पे इलीगल है। जब इलीगल है तो ये एनफोर्स नहीं हो सकता, इसको कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 लाख दिए और अगला बंदा भाग गया और आप अदालत लेके पहुंच गए, देखिए जी मैंने इसे बंदा मारने के पैसे दिए थे और ये पैसे लेके भाग गया। तो इसका मतलब है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला एग्रीमेंट होगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर एग्रीमेंट ही गलत है
तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एग्रीमेंट भी वैलिड होना चाहिए और एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। एग्रीमेंट वैलिड था लेकिन गवाह नहीं डाले थे, साइन नहीं हुए थे, लिखत पढ़त नहीं हुई थी, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दो फीचर होते हैं, एक सही वाला एग्रीमेंट और नंबर 2 विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब खराब एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? खराब एग्रीमेंट को कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ अल्फाज से आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करनी होगी। पहला नया लफ्ज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है बातिल, मनसूख, गलत, कलअदम, एक ऐसी चीज जो नहीं ठीक, एक ऐसी चीज जो कि कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं रखती, तो हम कहेंगे वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसे हम कहेंगे वॉइड। जो एग्रीमेंट ही गलत है, कत्ल करने का एग्रीमेंट, अब भले गवाह भी आ जाए इसमें, भले लिखत पढ़त भी हो जाए, भले एनफोर्स ऐसे करने की कोशिश करें, ये एग्रीमेंट ही गलत है। तो जब एग्रीमेंट ही गलत है तो जिसको गलत हम कानून की ज़बान में कहते हैं वो है वॉइड। वॉइड का मतलब है कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं उसकी। तो वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? वॉइड। ये जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ना, ये शुरू से ही वॉइड होते हैं। तो इसके लिए एक और लैटिन टर्म है वॉइड एब इनिशियो। लॉ ने, पाकिस्तानी लॉ ने बेसिकली इंग्लिश लॉ उठाया और इंग्लिश लॉ ने अक्सर लैटिन वर्ड्स उठाए हैं। तो बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारी इंग्लिश ज़बान के नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, शुरू से ही। तो अगर एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है तो मैं उसे कहूंगा वो वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि वो शुरू से ही गलत था। कत्ल करने का एग्रीमेंट पहले दिन से ही गलत है। तो वॉइड एग्रीमेंट कैसे कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और जो एग्रीमेंट ही गलत होगा, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो क्या होगा? वॉइड। और अगर मैं जरा ज्यादा डिटेल में बताना चाहूं तो वो होगा वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड। कुछ चीजें होती हैं जो शुरू से गलत होती हैं, कुछ चीजें आगे चल के गलत हो जाती हैं। फिल्मों में कई दफा एक विलन होता है जो शुरू से गलत होता है, और कई दफा एक अच्छा कैरेक्टर नजर आ रहा होता है, एंड के करीब अचानक से पता लगता है वो तो विलन का साथी निकल आता है, या वो पैसे लेके बदल जाता है। तो जो शुरू से गलत था उसे हम कहेंगे वॉइड एब इनिशियो, और जो बाद में जाके गलत हो जाए उसे हम कहेंगे अब ये वॉइड हो गया। और जो शुरू से ही वॉइड था उसके लिए वर्ड्स क्या थे? वॉइड एब इनिशियो। तो इसका मतलब ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो बिल्कुल सही है, और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत था। इसी को कंप्लीट करने के लिए तीसरी डेफिनेशन आ जाती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पीछे क्या पढ़ा था? वॉइड एग्रीमेंट। अगर एक एग्रीमेंट शुरू से ही गलत हो तो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत हो, अगर वो शुरू से ही गलत था तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। अगर शुरू से गलत था तो एग्रीमेंट ही ठीक नहीं था, जब एग्रीमेंट ही ठीक नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो जो शुरू में सही हो और बाद में हो जाए वॉइड। फर्ज करें आपने आके एडमिशन लिया और आपने आके कहा कि मुझे फिजिकल क्लासेस में एडमिशन चाहिए, इतने 1000 रुपए दूंगा और ये फिजिकल एडमिशन होना चाहिए। अचानक से गवर्नमेंट ये कहे कि हम एनर्जी बचाने के लिए इस 6 महीने के लिए सारे फिजिकल कॉलेजेस बंद कर रहे हैं। अब आपका हमारा जो एग्रीमेंट था, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन वैलिड था। उस दिन कॉलेज फिजिकली खुला हुआ था, फिजिकली क्लासेस हो रही थी, हमने आपसे कहा कि हम आपको फिजिकल क्लासेस देंगे। और उसके बाद 2 दिन बाद फर्ज करें गवर्नमेंट ने पक्का फिजिकल क्लासेस पे पाबंदी लगा दी और कहा आप पाकिस्तान में कानूनी तौर पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास हो सकती है। तो हमारा आपका पुराना किया हुआ एग्रीमेंट मनसूख हो जाएगा। क्या हमारा कसूर? क्या आपका कसूर? तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने डिफॉल्ट कर दिया या आपने डिफॉल्ट कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट नाकारा हो गया। अब क्या होगा? हम आपको दोबारा से एक रिवाइज ऑफर देंगे। हम कहेंगे भाई वो तो खत्म हो गया, तो अब अगर आपने 100% ऑनलाइन क्लास लेनी है तो फिजिकल और ऑनलाइन क्लास में इतना फर्क था, आपकी रिवाइज फीस सेट करते हैं और आपको ऑनलाइन क्लास दे देते हैं। या फर्ज करें गवर्नमेंट ने बीच में कहा कि 1-2 दिन बंद रहेगा या 1 आध दिन। अब आपका एग्रीमेंट हुआ था प्योर फिजिकल का, तो हमने आपसे कहा कि जिस वक्त भी जब भी हम फिजिकल क्लास ना करा सके हम आपके साथ ऑनलाइन क्लास शेयर कर देंगे।
तो हो सकता है आप कहें नहीं भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आप कॉलेज के फ्रंट ऑफिस में आप कहें भाई मैं तो सिर्फ फिजिकल क्लास लेने आया था। अब गवर्नमेंट अगर आपको 1-2 दिन के लिए हर हफ्ता कहती है तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, आप मेरा एडमिशन खत्म करें और हमारा कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अचानक से रुक गया। सीज किसे कहते हैं? रुक जाना। सीज फायर रोक दें, तो सीज करने का मतलब होता है किसी को रोक देना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं रहा, लॉ ने खुद उसे रोक दिया, बिकम्स वॉइड, वो वॉइड बन जाता है। कब बनता है? व्हेन इट सीजेस टू बी। तो एक चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को जब अचानक से लॉ रोक देगा तो वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे के साथ एग्री कर रहा हो कि भाई मैं तुम्हें इतनी 100 पतंगे बेचूंगा और तुम मुझे इतने रुपए दे देना, और अचानक से गवर्नमेंट आके बीच में कहे कि नहीं बस अब से लाहौर में पतंगों की सेल परचेज बंद, और अब साल बाद बसंत वाले टाइम पे हम ओपन करेंगे, उससे पहले नहीं। तो शायद एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो वैलिड था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का फर्क समझ आया? वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही गलत, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू ठीक था, बाद में वॉइड हो गया। तो वॉइड एग्रीमेंट को कहेंगे वो था ही वॉइड। अब समझ आए एब इनिशियो का क्या मतलब है? शुरू से ही गलत। और जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो हम कहेंगे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो बिल्कुल ठीक था, बाद में कुछ कानूनी मसला ऐसा हुआ कि वो वॉइड हो गया। ये एक मसला नहीं है, कई तरह के मसले हो सकते हैं। चैप्टर 6 में हम 5-6 तरह की ऐसी सिचुएशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें एक चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट अचानक से रुक जाता है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 में हम मुख्तलिफ वो चीज़ें देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरह से है, और फिर चैप्टर 6 से लेके 10 तक देखेंगे बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है या कैंसिल कैसे होता है। तो जब भी आप आगे सोच रहे होंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फलाना बंदा फलाना के साथ बगावत कर दे तो क्या होगा, तो मैं आपसे कहूँगा वो अभी का टारगेट नहीं है, वो थोड़ा सा आगे का टारगेट है। तो इस वक्त इन शुरू के 2-3 हफ्तों में हमारी कोशिश ये होगी कि हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट, एक प्यारा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का फर्क समझ आ गया। एक चौथा बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट होता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल, इस लफ्ज का क्या मतलब हो सकता है? जो हो सकता है, हम कहते हैं ना डूएबल, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वॉइड एबल, जो वॉइड हो भी सकता है नहीं भी। 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, आगे चला, किसी एक के साथ दूसरी पार्टी ने नाइंसाफी कर दी। अदालत मजलूम को ये ऑप्शन देगा कि तुम बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें या चलता रहे। अगर वो कहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो वो खत्म करके अपने नुकसान वगैरह हर्जाना क्लेम कर सकता है, और अगर वो कहे मेरे साथ हुई तो नाइंसाफी है लेकिन चले कोई बात नहीं, चलता रहने दें इसको। तो कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कुछ पार्टीज के कहने पे कैंसिलेबल होते हैं, उनको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। भाई हो सकता है इधर ए है इधर बी, तो अगर ए के साथ जुल्म हुआ है तो अगर ए ने कह दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। इस तरफ ABC हो और इस तरफ XYZ हो, इन 3 बंदों ने 3 से वो किया है, तो अगर ये तीनों कह दें क्योंकि वो मजलूम है तो वॉइड हो सकता है। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। किसी एक तरफ की एक या एक से ज्यादा पार्टीज अगर कहें तो वो एनफोर्सेबल हो, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, जबकि दूसरी तरफ वालों के ऑप्शन पे नहीं है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जो किसी एक या एक तरफ की पार्टीज के कहने पे वॉइड हो जाए जबकि दूसरी तरफ की पार्टीज के पास ये ऑप्शन ना हो। अब अहम सवाल कि किसको ऑप्शन मिलती है किसको ऑप्शन नहीं मिलती। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। एग्रीव पार्टी को ऑप्शन मिलती है, एग्रीव्ड, इसका क्या मतलब होता है? मुतासरा, मजलूम, जिनके साथ नाइंसाफी हुई होती है। इसका मतलब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक मजलूम और एक जालिम हो और अदालत मजलूम को ये ऑप्शन दे दे कि तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है या चलता रहे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा
वॉइडेबल। तो हो सकता है आगे के चैप्टर में मैं आपसे कहूँ कि ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये होगा ये वॉइडेबल बन जाएगा, तो आप समझ जाएंगे अच्छा वॉइडेबल है सर, फिर वो मजलूम कहेगा तो यस होगा, मजलूम कहेगा तो नो होगा। 4 तरह के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अगर मैं स्क्रीन बंद करके अचानक से समझने की कोशिश करूं तो ये जो वैलिड एग्रीमेंट पढ़ा था ये इसका क्या मतलब था, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ये बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो शुरू से ही गलत होता है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये एग्रीमेंट विच इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, वॉइड अब इनिशियो होता है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, विच वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ये एनफोर्सेबल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि लॉ ने कोई मसला बना दिया था। और फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक तरफ की पार्टीज के कहने पे वॉइड हो जाए, दूसरी तरफ की पार्टीज के कहने पे वॉइड ना हो, और नॉर्मली ये एग्रीव पार्टी है जिसके ऑप्शन पे ये वॉइड हो जाएगा। ये 4 तरह की डेफिनेशन, चारों में कोई कंफ्यूजन, सिर्फ डेफिनेशन में हम बाउंड होते हैं कि जो अल्फाज है हमने उनका ख्याल करना होता है। अदर देन बॉक्स जो भी किताब में लिखा हुआ होगा जो डेफिनेशन सेट के है, वहाँ आप उसको इजीली इंग्लिश लिखना चाहें, किसी भी और तरीके से करना चाहें, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो क्या ये चारों डेफिनेशन समझ आ रही हैं? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिनोमेना आएगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये लफ्ज हमने कहीं और भी पढ़ा है, एसेंशियल्स। ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पढ़े। इनका मतलब क्या होता था, ये जरूरी चीजें, अगर ऑफर में उनमें से एक भी गड़बड़ हो, ऑफर सही नहीं है, एक्सेप्टेंस में एक भी गड़बड़ हो, तो अब इस टॉपिक का नाम क्या है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उसमें 5 बातें हों। ये एक जुमला आपने सुन लिया, इस जुमले को आप तकरीबन 1.5-2 हफ्ते सहते रहेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसमें 5 निशानियां हो। वैसे 8 निशानियां होती हैं, एक निशानी आई के आगे बताएगा, और 2 निशानियां हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ के आ रहे हैं। सही वाली ऑफर होनी चाहिए, सही वाली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो अब चूंकि वो चैप्टर 2 में आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ किताब आपको 5 इजाफी निशानियां बताएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट को सही कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 बातें चाहिए। अगर वो 5 बातें हैं उसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर उनमें से एक भी बात खराब है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। चैप्टर 3 में उनमें से 3 बातें पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में उनमें से 2 बातें पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 3 और 4 ये बेसिकली इसमें ये वही 5 बातें हैं जो होनी जरूरी हैं। क्या है वो 5 बातें? एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को मीट करेगा। हल्का हल्का सा तस्करा करूंगा, लेकिन इन सब पे पूरा अलग से यूनिट पढ़ रहे होंगे हम इंशाल्लाह। पहली बात, एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कॉन्सेंट कहते हैं रजामंदी को, फ्री कहते हैं आज़ाद को। 2 पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों पार्टीज की आज़ाद रजामंदी होगी। भाई आपसे गन पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो एक सही कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि आपकी रजामंदी आज़ाद नहीं थी, आपको तो डरा धमका के आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो फ्री कॉन्सेंट का मतलब है पार्टीज जहनी तौर पे आज़ाद हो, उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। वो कब जहनी तौर पे आज़ाद होती हैं? चैप्टर 4 में कई सफ़े तक पढ़ते रहेंगे, 4, 5, 6 सफ़े तक हम यही समझते रहेंगे कि कब कब जहन आज़ाद होता है। तो फिलहाल हम ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहे, बस ये एक जुमला हमारे सामने आया कि जब दोनों पार्टी जहनी तौर पे आज़ाद होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये बात समझ आई? अगर आज़ाद नहीं होंगी तो void हो जाएगी। अगर आज़ाद नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही गलत है, वो शुरू से ही गलत है। हाँ, शुरू में आज़ाद थे और आगे चल के बाद में कोई गड़बड़ हुई तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू से ही गलत हुआ तो हमने कहा कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही तब जब सारी शर्तें पूरी हों। इसका मतलब इनमें से एक भी शर्त आउट हो गई तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ले ही नहीं सकेगा। तो पहली बात आज़ाद रजामंदी। आज़ाद रजामंदी कब होती है? जब उसमें 5 तरह की बातें हों। वो 5 बातें हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में जाके पढ़ रहे होंगे। ये बात समझ आई? पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जिन पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है
वो कॉम्पिटेंट हों, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कानूनी तौर पे सलाहियत और काबिलियत रखते हों। भाई एक छोटे 7 साल के बच्चे के साथ दूसरा बंदा एक एग्रीमेंट कर ले कि हाँ भाई मैं तुम्हें अगर 1 बैरल तेल बेचूंगा तो क्या तुम मुझे $120 दोगे? बच्चे ने कहा हाँ अंकल क्यों नहीं। तो आज़ाद रजामंदी तो है, डराया धमकाया थोड़ी उस बच्चे को, लेकिन बच्चा जहनी तौर पे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई जहनी मरीज़ है, फ़र्ज़ करें कोई छोटा बच्चा है, फ़र्ज़ करें कोई ऐसा है जिसको मना किया गया है कि इसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो पार्टीज़ जो एग्रीमेंट कर रही हों वो क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ रहे होंगे कि अगर ये बातें हों तो इंसान कॉम्पिटेंट होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो पार्टीज़ जहनी तौर पे आज़ाद भी हों और पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत भी रखती हों। ये बात समझ आई? डिटेल में हम आगे जा रहे होंगे इंशाल्लाह। तीसरा, एग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन क्या चीज़ थी? वो वजह, कमर्शियल वजह जिसके लिए आप वो कर रहे हैं। वो याद है एक बंदे ने दूसरे को 5 लाख देके कहा था फलाना XYZ को कत्ल कर दो, तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन तो नहीं है। यानी आप अगले बंदे को जो कंसिडरेशन दे रहे हैं या उससे जो कंसिडरेशन ले रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है, कुछ गड़बड़ है, वो लॉफुल नहीं है, तो एग्रीमेंट सही नहीं है। तो अगर लॉफुल कंसिडरेशन मौजूद नहीं है तो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, एग्रीमेंट सही माना ही नहीं जाएगा। ये बात समझ आई? चौथी बात, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन वो वजह नहीं होती, कंसिडरेशन होता है आपको मिल क्या रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी कंसिडरेशन ये है कि आपको लॉ पढ़ाया जाए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कुछ और है। आपने ICAP नामी एक बॉडी का इम्तिहान देना है जिसके लिए आपने पढ़ना था। तो आपकी वजह, आपको ऑब्जेक्ट था ICAP का इम्तिहान, और आपने कॉलेज से जो लिया वो कंसिडरेशन थी। आपको लॉ की क्लास दी गई, कॉलेज ने आपसे जो पैसे लिए वो कॉलेज के लिए कंसिडरेशन थी। तो कंसिडरेशन यानी कि जिस चीज़ का लेन देन हो रहा है दोनों पार्टीज में, वो भी लीगल होनी चाहिए, और जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वजह भी लीगल होनी चाहिए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप गए गंदम के एक होल सेलर के पास और आपने कहा भाई मुझे तुमसे 1 लाख मन गंदम खरीदनी है। जो मार्केट में रेट था आपने वो रेट उसे दिया, और आपने उसे कहा मुझे तुमसे 1 लाख मन गंदम चाहिए। अब आप उसे पैसे दे रहे हैं जो हलाल तरीके से कमाए हुए हैं, कंसिडरेशन वैलिड है। वो आपको गंदम दे रहा है, कंसिडरेशन वैलिड है। लेकिन इस वक्त आप 1 लाख मन गंदम खरीद क्यों रहे हैं? स्टॉक कर लेंगे। जब मुल्क में गंदम की सप्लाई शॉर्ट होगी और कीमतें बहुत ऊपर जा रही होंगी तो आप अचानक से लोगों का बेड़ा गर्क करके महंगी प्राइसेस पे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो आपकी कंसिडरेशन तो लॉफुल है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट वो लॉफुल नहीं है। आपका मकसद तकलीफ देना है, आपका मकसद मौके का फ़ायदा उठाना है, तो हम कहेंगे यहाँ लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कोई भी एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसमें 5 बातें हों। जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो आज़ाद रजामंदी दें। नंबर 2, वो कॉम्पिटेंट भी हों। नंबर 3, जो कंसिडरेशंस हैं दोनों के दरमियान वो कानूनी होनी चाहिए। नंबर 4, जो वजह है वो भी लॉफुल हो, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात, द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक्सप्रेसली का क्या मतलब होता है? वाज़ेह, सामने बड़ा क्लियर कट। डिक्लेयर्ड जब बता देता है कोई चीज़, लॉ कई दफ़ा कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर देता है। टू बी वॉइड कि वो कलअदम है, वो गलत है। तो अगर फर्ज करें लॉ ने एक लिस्ट बताई हुई है, उन्होंने कहा खबरदार पाकिस्तान में ये चंद तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा पाकिस्तान में जुए का एग्रीमेंट नहीं होगा। उन्होंने कह दिया है कि जी पाकिस्तान में जो है वो किसी को उसका कारोबार रोकने से मना करने का एग्रीमेंट नहीं होगा, कारोबार से रोकने का एग्रीमेंट नहीं होगा, फलाना तरह का एग्रीमेंट नहीं होगा, फलाना। तो लॉ ने एक लिस्ट बताई हुई है, वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी एग्रीमेंट खबरदार ये मना है। तो 5वां एसेंशियल क्या है कि आप 2 पार्टी जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय, वो उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने मना किया हुआ है।
तो अगर लॉ ने एक लिस्ट बताई है कि इस तरह के एग्रीमेंट पाकिस्तान के अंदर करना मना है, तो आपका एग्रीमेंट भले ऊपर की चारों शर्तें पूरी हो रही हों, अगर उस लिस्ट में आ गया तो भी गलत हो जाएगा। बात कुछ समझ आई? किसी एक भाई से पांचों पूछने की कोशिश करते हैं। चौथी नंबर बात पे जाओ। चौथी वाली बात भी रिपीट करते हैं, एक दफ़ा मैं ज़रा एक वो सवाल ले लूँ। हाँ जी, ये 5 बातें अगर आप आसान अल्फाज में बताएं और आप अपनी पूरी लाइन में मशवरा ले सकते हैं, तरतीब जैसे मर्जी करें, इसमें कोई वो नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इज नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। ठीक है, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, वो एग्रीमेंट लॉ की उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए जो मना है। एक बात हो गई। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मकसद गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। 2 हो गए। लॉफुल कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, वो जो बेनिफिट एक दूसरे को मिलना है ना, पैसे, गुड्स, सर्विसेज जो भी मिलना है वो भी लॉफुल होना चाहिए। 3 हो गया। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हों। फ्री कॉन्सेंट, आज़ाद रजामंदी के साथ लोग आ रहे हों, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो, वो जहनी तौर पे आज़ाद हैं और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 बातें अगर होंगी तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर नहीं होंगी तो हम कहेंगे ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यहाँ एक भाई का सवाल था, वो जो चौथा नंबर आपने लाइन बताई उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो भी 5वें नंबर में जो लिस्ट आ रही होगी उसमें ही होगा ना? जी, इन्होंने कहा वो जो चौथे नंबर वाली है और 5वें नंबर पे तो उन्होंने एक लिस्ट बता दी, चाहे मकसद साफ भी लग रहा हो लेकिन लॉ को लगता है कि ठीक नहीं है, तो लॉ ने एक लिस्ट खुद ही से दे दी कि भाई इस लिस्ट वाला ये लिस्ट तो है ही गलत, चाहे आप बार बार कह रहे हो यार इसमें क्या इलीगल है, इसमें तो कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। जैसे आपने एग्जांपल दी गंदम की, तो हाँ, वही बात 5वीं में हो सकता है 5वीं में गंदम की बात लिखना भूल गए हो, उन्होंने टोटल उसमें हो सकता है 5 बातें बताई हुई हो, तो अगर आप उन 5 में आ गए फिर तो है ही गलत। उसके अलावा अगर कहीं और साबित हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट गलत है तो भी गलत है। इसका मतलब है अगर उस लिस्ट में आ गए ना तो फिर सोचना ही नहीं, फिर मान लेना है कि ये तो वैसे ही मना है, इस काम में तो कोई परमिशन ही नहीं है। तो आम बंदों को कैसे पता चलेगा ये गलत है या ये? आम बंदों को कैसे पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है? जब भी आप किसी कानून में एंटर होते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि यू शुड नो द लॉ। एक कॉन्सेप्ट होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप बाइक पे जा रहे हैं, अचानक से एक सफ़ेद नीली वर्दी वाले ने आपको रोका और आपसे कहा कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपने कहा जी बिल्कुल आपने अच्छा किया, मुझे एक अहम चीज़ बता दी, वाकई सर महफूज रहता है। उसने कहा भाई सर महफूज बात की बात है, चालान है 2000 रुपये का। तो आप बाइक से उतर के गले लगेंगे उस बंदे को, यार तो बहुत अच्छा किया तुमने बता दिया, खामखा मेरा 2000 का चालान हो जाता, अब मैं हेलमेट पहना करूँगा। तो क्या वो आपको जाने देगा? क्यों? क्या आपने किताबें पढ़ रखी हैं लॉ की? लेकिन अगर आप सड़क पे बाइक लेके निकले हैं तो दिस इज प्रिज्यूम कि आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्या कहता है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, एक बंदा दूसरे से मुआहदा कर रहा है और बाद में कि मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ गैर कानूनी होती है, एक बंदा दूसरे से शराब खरीदने का एग्रीमेंट कर ले और बाद में कहो मुझे पता ही नहीं लगा, शराब मना होती है ना करें, फिल्मों में तो खुली चल रही होती है। तो कसूर उसी का ही है जिसको नहीं पता था। ठीक हो गया जी। ये भाई का सवाल लेते हैं, क्लास खत्म कर देते हैं जी। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मतलब उसने इन्फोर्स किया है कि मतलब उसे कहा है कि एक उसका घर है 5 करोड़ का, ठीक है, उसने कहा है कि तुम मुझे 50 लाख में बेचोगे, तो उसने धमकी दी है। ठीक है, वो उसका एग्रीमेंट मान जाता है और धमकी हुई, बाद में जाके वो उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है मुझे ये मतलब धमकी दे के ये एग्रीमेंट जी। भाई का सवाल अहम है, थोड़ा सा आगे जाके तो आंसर होगा। उन्होंने कहा कि एक घर था 5 करोड़ का, किसी दूसरे ने धमका के आपसे 50 लाख में डन करवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अगर बाद में वो मजलूम उठ के अदालत चला जाए और कहे मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो क्या उसे कोई हक मिलेगा? जवाब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अदालत वॉइडेबल कर देगी, उस मजलूम को ये ऑप्शन दे देगी तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। लेकिन ये स्पेसिफिक सिनेरियो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जहां कोर्शन कहलाएगा ये, और फिर उसका सलूशन देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ 5 जनरल लाइंस देखी हैं। अगर अभी तक आपने लिखने वाला काम थोड़ा सा सुस्त रखा है तो आज हमारे पास लिखने वाला कम है, आप पीछे वाला गैप जरूर कवर कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जी।